हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाठक मैथमेटिक्स में। आइए आज हम लोग साइंस का विषय देखते हैं और साइंस में हम लोग आज देखेंगे फिजिक्स वाले सेक्शन को। और फिजिक्स में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा जाएगा, जो कि बोर्ड परीक्षा 2023 के एग्ज़ाम ऑफ व्यू के माध्यम से जो प्रश्नों को तैयार किया गया है, उन प्रश्नों को हम लोग आज देखेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाएंगे, जिसको आपको बार बार रिवीजन करना है, बार बार देखना है। और ये कई सालों के प्रीवियस ईयर से निकाल करके क्वेश्चन को सेट किया गया, इसलिए आप लोगों का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा रूप में इस पर होना चाहिए और इस चीज़ को आप देखेंगे। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं फिजिक्स वाले सेक्शन से। आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है। निर्वात, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है। सबसे पहली चीज हम ये चीज जान लें कि निर्वात कहते किसको है ना। तो निर्वात का मतलब होता है, निर्वात को अंग्रेजी में कहते हैं वैक्यूम, यानी कि जहाँ पे हवा न हो, मतलब पर्यावरण न हो, उसको हम कहते हैं निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये निर्वात में प्रकाश की चाल है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, याद रखेंगे। प्रकाश का परावर्तन, जो कि आपके सिलेबस का पहला ही चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। और यहाँ से सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, उसे लिखें। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा भी आपसे पूछी जाती है। तो अगले वीडियो में हम आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जब आपको बताएंगे, तो उसमें आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में अवगत कराएंगे। लेकिन यहाँ पे परावर्तन का मतलब जान लीजिए कि परावर्तन का मतलब होता है लौटना, यानी कि किसी पिंड से टकरा करके अगर प्रकाश की किरण अपने माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उसी को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। इस प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम होते हैं। पहला नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे यहाँ पे जब भी प्रकाश के परावर्तन को दिखाया जाता है तो एक समतल दर्पण द्वारा दिखाया जाता है। ये समतल दर्पण हो गया, और समतल दर्पण जो होता है कांच का बना होता है, और इस कांच का एक हिस्सा जो है कलई कर दिया जाता है, रंग दिया जाता है। जब रंग दिया जाता है तो यहाँ से जब प्रकाश की किरण ऐसे चलती है सीधी रेखा में और आकर के दर्पण के एक सतह से टकराती है, टकराने के बाद इधर जाने के लिए इसको रास्ता नहीं है। तो जब यहाँ से जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो यहीं से क्या हो जाती है, अपने माध्यम में वापस लौट जाती है। और यही लौटने की जो क्रिया है वो कहलाती है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। और इस प्रकाश के परावर्तन यही, ये प्रकाश की किरण है, इसको कहते हैं हम लोग आपतित किरण, इसको कहते हैं आपतित किरण, और इसको कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। और इस पर एक लंब डाला जाता है। ये जो लंब है इन दोनों किरणों को बराबर बराबर एंगल में बांट देता है, तो इसको कहते हैं आपतन कोण, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। ये हमारा हो जाता है आपका बिंदु O, ये हो जाता है S, ये हो जाता है A, ये हो जाता है B। ये आपतन कोण को I द्वारा दर्शाया जाता है और परावर्तन कोण को R द्वारा दर्शाया जाता है। तो देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को परावर्तन कोण। तो आपतन कोण जो है, पहला नियम प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि बराबर होने का मतलब कि कोण I बराबर कोण R। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है कि कोण I बराबर कोण
आर। और दूसरा नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यहीं पर आकर के तीनों मिल जाता है। तो इसलिए ये प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है, पहला नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और अगर आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल में दे देता है कि प्रकाश के परावर्तन के, तो यहाँ हम देख रहे थे प्रकाश के परावर्तन के नियम को कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है। पहला नियम आपको बताया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तथा दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। चलिए तीसरा सवाल है कि स्नेल का नियम किसमें निहित है। तो स्नेल का नियम सबसे पहले जानने के लिए, स्नेल जो है, स्नेल नाम एक वैज्ञानिक का नाम है, ठीक ना, जिन्होंने प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित जो नियम था उसको दिया था, उसको स्नेल का नियम कहा जाता है। उस स्नेल के नियम में क्या है कि स्नेल के नियम को जानने से पहले थोड़ा सा अपवर्तन के बारे में भी जानना जरूरी है, तभी जाकर के आप स्नेल के नियम को जान सकते हैं। पहले तो जो सवाल है उसका आंसर आप लिख सकते हैं कि स्नेल का नियम किसमें निहित है। तो स्नेल का जो नियम है, तीसरा सवाल है कि स्नेल का नियम किसमें निहित है। तो स्नेल का जो नियम है वो निहित है म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। ये स्नेल का नियम कहता है कि म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। लेकिन ये क्यों होता है, साइन आई बटा साइन आर क्यों होता है? तो स्नेल के नियम को जानना है। तो इस स्नेल के नियम को जानने के लिए प्रकाश के अपवर्तन को समझना होगा। और प्रकाश के अपवर्तन में 2 तरह की घटनाएं होती है। एक घटना ये होती है कि प्रकाश की किरण देखिए 2 तरह की घटनाएं होती हैं प्रकाश के अपवर्तन में। पहली घटना होती है कि जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अविलंब से दूर भागती है ना। जब वो किसी क्या करती है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से क्या होती है, दूर हो जाती है। लेकिन वही जब विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब की क्या हो जाती है, नजदीक आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पे आप देखिए कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है और विरल से सघन में प्रवेश कर रही है, तो यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन का जो नियम दिया गया वो स्नेल के द्वारा दिया गया दूसरा नियम, जिसमें कहा उन्होंने कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक माध्यम के लिए नियतांक होता है ना। और उसने दिया कि नियतांक को यानी कि कांस्टेंट वैल्यू यानी कि म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, यानी कि यहाँ से उन्होंने म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर का परिभाषा दिया। इसी को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। और स्नेल का नियम आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि स्नेल का नियम बताइए। तो स्नेल का जब आप नियम आपको बताना होगा तो आपको वही चीज लिखना होगा जो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है, ठीक ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है आपका कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार परीक्षा में पूछा जा रहा है सवाल कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो बहुत से लड़के कंफ्यूज होते हैं कि लेंस का यूज किया जाता है कि दर्पण का यूज किया जाता है। तो एकदम कान खोल करके सुन लीजिए, मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर का मतलब कि जो साइड में साइड ग्लास लगा रहता है उसका
उसमें आपका दर्पण का यूज होता है। याद रखेंगे, दर्पण यानी कि मिरर का यूज किया जाता है, लेंस का यूज कतई नहीं लिखेंगे, है ना। दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे सवाल है कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आंसर आपका होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्यों? तो इसका क्यों का जवाब आपको लिखने के लिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में जाना होगा और उसको लिखना होगा आपको कि उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है क्योंकि यह किसी भी वस्तु का दृष्टि क्षेत्र, इसका दृष्टि क्षेत्र जो है बड़ा होता है और किसी भी वस्तु का यह प्रतिबिंब सीधा बनाता है, इसलिए इसका उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करता है। प्रकाश की किरण गमन करता है ना। तो प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। एक चीज याद रखिएगा, हमेशा प्रकाश की किरण जो है एक सीधी रेखा में गमन करता है। याद रखेंगे, प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। अगला है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ध्यान रखेंगे, दाढ़ी में आपका आ जाएगा, हजामत भी आ जाएगा। बाल कटवाने जाइएगा तो ऐसा मत करिएगा कि दाढ़ी नहीं बनवा रहे हैं, बाल कटवा रहे हैं तो दूसरा दर्पण लगेगा, ऐसा नहीं होता है। बाल कटवाइएगा, दाढ़ी बनवाइएगा, चाहे ब्यूटी पार्लर में जाइएगा, सब जगह आपका जो है दाढ़ी बनाने के लिए ही यूज किया जाता है ना। और सारे जगह आपका अवतल दर्पण का उपयोग होता है। याद रखेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग होता है दाढ़ी बनाने के लिए, हजामत बनाने के लिए, ब्यूटी पार्लर में, मेंस पार्लर में। उसके बाद आप डॉक्टर जो होते हैं रोगियों के नाक, कान, गले इत्यादि की जांच के लिए, इन सब में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, दर्पण में दूरियां कहां से मापी जाती हैं? ध्यान रहेगा कि दर्पण में दूरियां कहां से मापी जाती हैं? दर्पण में दूरियां कहां से मापी जाती हैं? मापी जाती है। ध्यान रहेगा कि दर्पण में दूरियां, देखिए ये दर्पण है, ये दर्पण है। कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। इस दर्पण का ये मुख्य अक्ष है, प्रधान अक्ष, और ये जो प्रधान अक्ष यहाँ पे जाके मिलता है दर्पण के मध्य बिंदु पर, इसको कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं जी? ध्रुव। ध्रुव को कहते हैं अंग्रेजी में पोल। और सारी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। ध्रुव से इधर, ध्रुव से इधर, ध्रुव से आगे, ध्रुव से पीछे, सभी दूरियां किससे मापी जाती हैं? ध्रुव से। आंसर क्या होगा? ध्रुव यानी कि पोल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि खतरे का निशान के रूप में किस रंग का उपयोग किया जाता है? खतरे के निशान के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? याद रखेंगे, लाल रंग का। किस रंग का उपयोग किया जाता है? लाल रंग का। अब आपसे पूछा जा सकता है कि खतरे का निशान जो है लाल रंग का ही क्यों होता है? क्यों नहीं हरा हो जाता है? क्यों नहीं काला होता है? क्यों नहीं बैंगनी हो जाता है? क्यों लाल रंग का ही यूज किया जाता है? तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना है जी? खतरे का निशान यहाँ पे देखिए, सवाल है खतरे का निशान लाल रंग का ही होता है क्यों? अगर आपसे पूछा जाए कि खतरे का निशान किस रंग का होता है, यहाँ पे निशान, यहाँ पे लिखिए किस रंग का होता है
खतरे का निशान किस रंग का होता है? आंसर होगा लाल। अब देखिए, लाल को अंग्रेजी में कहते हैं रेड। लाल का ही उपयोग क्यों किया जाता है खतरे के निशान के रूप में? अब देखिए, आप सूर्य के प्रकाश में कुल रंगों की जो संख्या है, कुल 7 रंग है। सूर्य के प्रकाश में कुल रंगों की संख्या कितनी है जी? 7। तो जब 7 रंग है तो इन 7 रंगों में सातों रंग का नाम आपको याद होना चाहिए कि बैजनिया पिनाला। याद करने का तरीका है, बैजानिया पिनाला। याद रखेंगे, बैजानिया पिनाला। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। बैजानिया पिनाला याद रखेंगे। कितने रंग है सूर्य के प्रकाश में? 7। सूर्य के प्रकाश 7 रंग मिल करके कौन सा रंग बनाता है? श्वेत। श्वेत, सूर्य का प्रकाश कैसा होता है? श्वेत होता है। यानी कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। कितने रंगों का मिश्रण है? 7 रंगों का मिश्रण है, जिसके कौन कौन सा है? बैगनी है, जामुनी है, नीला है, हरा है, पीला है, नारंगी है, लाल है। और खतरे का निशान लाल ही क्यों लिया जाता है? अब यहाँ पे तो 6 गो रंग काहे नहीं लिया जाता है जी? तो 6 गो रंग इसलिए नहीं लिया जाता है क्योंकि लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है, तरंग दैर्घ्य यानी कि जिसको कहते हैं वेवलेंथ, ये सबसे अधिक होता है। चलते तो 7 रंग है, सूर्य से तो 7 रंग चलता है, लेकिन ये 6 रंग जो है बीच में ही टाई फिक्स हो जाते हैं। ये हमारे तक नहीं पहुंच पाते हैं। पहुंच कौन पाता है? लाल। इसलिए खतरे का निशान जो है लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये दूर से भी दिखाई दे। उसके बाद है कि श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? वर्ण माने होता है रंग। इसका जवाब बताएंगे आप लोग। वर्ण माने रंग। श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण हैं? 7। श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण? 7 वर्ण। एकदम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोनों। ठीक है सर। उसके बाद है क्वेश्चन कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है? याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सघन से विरल, सघन से विरल, विरल से सघन, विरल से सघन, सघन से विरल, विरल से सघन। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से क्या होती है जी? विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हो जाती है। और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से क्या होती है? नजदीक हो जाती है। इसलिए याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है सवाल, कई बार परीक्षाओं में पूछा है। प्रीवियस ईयर के पेपर में आप देखेंगे, या मैं जो सेट लेके आया हूँ, तो इसमें आपका है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन है कि अविलंब की ओर मुड़ जाता है, अविलंब से दूर हो जाता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो आप याद रखेंगे कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो अविलंब से क्या होगा? दूर भाग जाएगा। और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो अविलंब से क्या होगा? नजदीक हो जाएगा। इसलिए ये चीज याद रखेंगे। उसके बाद इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष, रेनबो, रेनबो यानी इंद्रधनुष, इंद्र का बनाया हुआ धनुष है। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष में रंग होते हैं 7। इंद्रधनुष में रंगों की संख्या कितनी? 7 रंग होते हैं। चलिए, तो आज इतना रहने देते हैं। हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।